व्हाट्सअप गाइस, आज हम देखने वाले हैं कांग्रेस नेताओं को बोलना नहीं आता, मोदी को गाली क्यों देते हैं। भैया काफी बात तो वैसे सही हुई है, तो देखते हैं पूरी वीडियो। आज जरूर नक्की चैनल तो प्लीज सब्सक्राइब और वीडियो कर दे लाइक। फन तंत्र का एपिसोड है 1 2 3 गो। दोस्तों आपको पता है बड़ी बड़ी कॉर्पोरेट्स अपनी राइवल कंपनियों के भी कुछ बड़े एम्प्लॉइज को खरीद कर रखते हैं। ये वो एम्प्लॉइज होते हैं जो काम तो एक कंपनी में करते हैं मगर उन्हें दूसरी कंपनी से भी हर महीने सैलरी मिलती है और इस सैलरी के बदले वो अपनी कंपनी की इंपॉर्टेंट डिटेल दूसरी कंपनी को लीक करते हैं। अच्छा, पता नहीं क्यों मगर जब भी मैं सैम पित्रोडा, मणिशंकर अय्यर, दिग्विजय सिंह और खुद राहुल गांधी जैसों के बयान सुनता हूं तो लगता है कि ऐसा तो नहीं है कि दूसरी कंपनियों के एम्प्लॉइज खरीदने का ये कल्चर कॉर्पोरेट्स की तरह पॉलिटिक्स में भी आ गया। वरना ऐसे कैसे हो सकता है कि जब भी इलेक्शन आता है तो कांग्रेस का एक ना एक नेता ऐसा बयान दे देता है कि पार्टी बीजेपी पर हमला करना छोड़कर अपने ही बंदे के फैलाए रायते को समेटने में लग जाती है। इसी इलेक्शन को ले लो, पहले राउंड की कम वोटिंग के बाद बीजेपी का कॉन्फिडेंस थोड़ा डाउन चल रहा था मगर तभी सैम पित्रोडा ने अमेरिका की तरह भारत में विरासत टैक्स लाने की बात बोलकर बीजेपी नेताओं में जोश भर दिया। अभी कांग्रेस सैम पित्रोडा के विरासत टैक्स वाले रायते को समेट भी नहीं पाई थी कि चचा ने एक नया धमाका कर दिया। We could hold country together as diverse as India, where people on east look like Chinese, people on west look like Arab, people on north look like, maybe white, and people in south look like Africa. Doesn't matter. अरे ओ काली दाढ़ी और सफेद बाल वाले चचा, आपसे दो बातें करनी है मुझे। पहली बात तो ये कि जिस आदमी के सिर के सारे बाल सफेद हों और दाढ़ी के सारे बाल काले, उनका नाम सैम पित्रोडा नहीं स्कैम पित्रोडा होना चाहिए। 80 की उम्र में आपकी ये काली दाढ़ी आजाद भारत का सबसे बड़ा स्कैम है। स्कैम पित्रोडा, सैम पित्रोडा जी। दूसरी बात ये कि ये कैसा घटिया कंपैरिजन है भैया। आपके हिसाब से दक्षिण भारतीय अगर अफ्रीकी लोगों जैसे लगते हैं तो पुष्पा 2 से अल्लू अर्जुन को निकालकर तेम्बा बबूमा को क्यों नहीं ले लेते? वैसे भी क्रिकेट तो बबूमे से खेली नहीं जा रही, झुकेगा नहीं। और अगर सारे ईस्ट इंडियन तुम्हें चाइनीज दिखते हैं तो अधीर रंजन चौधरी जी को बीजिंग भेजकर उनसे वहाँ चाइनीज झालरों की दुकान क्यों नहीं खुलवा देते सर? और अगर बात सही लगी है तो मैं रंजन साहब के लिए शेयरिंग टेम्पो बुलवाऊं? बताइए सर। नहीं। जैसा कि हर रायते के बाद होता है, मणिशंकर अय्यर से लेकर सैम पित्रोडा तक कोई न कोई रणबांकुरा रायता फैलाता रहता है। फिर कांग्रेस पार्टी उस फैलाए रायते पर यह कहकर झाड़ू लगाने की कोशिश करती है कि ये तो फलाने का निजी बयान था। अब ये निजी बयान क्या होता है ब्रो? निजी तो आदमी की सिर्फ बीवी होती है या उसका टूथब्रश होता है। बात तो सही है। सैम पित्रोडा की चावड़ी बाजार में कोई परचून की दुकान थोड़ी ना है जो आप ये बोल रहे हैं कि उनका बयान निजी बयान है। अरे भैया वो कल तक इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष थे, राहुल गांधी के पर्सनल एआई थे। देखा आपने लापरवाही का नतीजा। कई पीढ़ियों से कांग्रेस के सीनियर नेताओं को अपनी सलाहों से वो बर्बाद करते रहे हैं और आप ऐसे कैसे कह सकते हो कि ये उनका पर्सनल बयान था? मगर नहीं, हर सीनियर नेता के ऐसे बयान के बाद निजी बयान का ये झुनझुना बजा दिया जाता है। तो आज के इस फनतंत्र में हम आपको बताएंगे कि कैसे खुद कांग्रेस के ही नेता सालों से बीजेपी के स्टार प्रचारक का रोल निभा रहे हैं। ये वो नेता हैं जो अगर 2-3 दिन कोई बयान न दें तो खुद मोदी जी घबरा कर इन्हें फोन लगा देते हैं कि मित्रों सब ठीक तो है। सब ठीक तो। ये वो नेता है जिनके बिजली का बिल तक भी शायद बीजेपी भरती है। ये वो कांग्रेसी नेता है जो अगर बीमार पड़ जाएं तो उन्हें दवाई दिलाने के लिए खुद अमित काका अपने स्कूटर के पीछे बिठाकर अस्पताल ले जाते हैं। अमित काका! हमने तो यहाँ तक सुना है कि राहुल गांधी की सलामती के लिए कुछ बड़े बीजेपी के नेता तो हफ्ते में 2-3 बार निर्जला व्रत तक रखते हैं। तो कैसे कांग्रेस के ये बड़े बड़े नेता पिछले कुछ सालों में बीजेपी के स्टार प्रचारक बने और कैसे बीजेपी वालों को अपने घर वालों से ज्यादा कांग्रेस के इन नेताओं की चिंता होती है, आइए इस वीडियो में इसी पर बात करेंगे। मजा ना आए तो पैसा वापस। वैसे भी क्या पैसा लेता हूं मैं आपसे। सब्सक्राइब करके जाना चैनल और वीडियो पसंद आए तो दबा के शेयर करना। केजरीवाल सर शुरू करें, इजाजत है आपकी? करो ना भाई, ये भी परेशान हो गए, हम भी परेशान हो गए, करो फिर। कर दिया है, लो कर दिया है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रौनक और आप देख रहे हैं फनतंत्र। इससे पहले कि दोस्तों आपने क्रिकेट में अक्सर देखा होगा कि आप जिस टीम को सपोर्ट कर रहे हैं उसे आखिर की 2 गेंदों में जीतने के लिए 4 रन चाहिए। आप टेंशन में हैं कि यार इतने रन कैसे बनेंगे, तभी दूसरी टीम का बॉलर नो बॉल कर देता है, अगली बॉल में फ्री हिट मिल जाती है, आपकी टीम का बैट्समैन घुमाकर शॉट मारता है और टीम जीत जाती है। इसी तरह भारत की राजनीति में जब भी कोई बड़ा मैच चलता है, जब भी लगता है कि बीजेपी फंस गई है, तभी कांग्रेस का कोई बॉलर आकर नो बॉल फेंक देता है। अब इन जनाब को सुनिए, नाम तो इनका है मणिशंकर अय्यर, पर हम इन्हें प्यार से फनी शंकर अय्यर क्यों कहते हैं? इनका ताजा बयान सुनिए, आप खुद समझ जाएंगे। सुनाओ। यदि आपने उनसे बात की, उनको इज्जत अफजाया, तो तभी जाकर वो अपने बम के बारे में नहीं सोचेंगे। लेकिन आपको उनको ठुकरा दिया और बच्चे जैसे कुट्टी कहते रहे तो कोई पागल वहां आ जाए, वो बम निकाल ले और फिर क्या होगा? वाह चचा वाह,
तो फनी शंकर जी सॉरी मनी शंकर जी के हिसाब से भारत को पाकिस्तान से इसलिए बात करनी चाहिए क्योंकि उसके पास एटम बम है। कुछ भी कैसा लॉजिक है भैया? मतलब आप किसी से बात इसलिए करें क्योंकि वो गुंडा है? मतलब आप बात नहीं करेंगे तो गुंडे को लगेगा कि आप उसकी इंसल्ट कर रहे हैं और वो बुरा मान गया तो आप पर हमला कर सकता है। मतलब यार ऐसी बातें सुनता हूँ तो लगता है कि कांग्रेस के अंदर ही खुद को सबसे बड़ा चोमू साबित करने का कोई इन हाउस कंपटीशन चल रहा है क्या? ऐसा लग रहा है कि पार्टी ने अपने नेताओं को निर्देश दिया है कि सब लोग रोज कोई ना कोई ऐसा बयान देते रहें जिससे लगे कि कांग्रेस में राहुल गांधी ही सबसे समझदार नेता है। और ऐसा नहीं है कि फनी शंकर जी सॉरी मनी शंकर जी ने पहली बार ऐसी कोई बात की है। उनके बेसिर पैर वाले बयानों के इतने फुटेज हैं कि नेटफ्लिक्स वाले चाहें तो उस पर 8 सीजन की एक डॉक्यूमेंट्री बना सकते हैं। ये वही फनी शंकर अय्यर जी है जिन्होंने 2014 के इलेक्शन से पहले कांग्रेस अधिवेशन में यह कहकर मोदी जी की बेइज्जती की थी कि वो तो पीएम बन ही नहीं सकते, अगर वो चाहें तो कांग्रेस के कार्यक्रम में आकर चाय बेच सकते हैं। मैं आपको वायदा करता हूं कि इस 21वीं सदी में नरेंद्र मोदी कभी भी देश के प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे। लेकिन यहाँ आकर चाय का वितरण करना चाहते हैं तो हम उनके लिए कुछ जगह बना रखते हैं। आखिरकार मनी शंकर जी की मेहनत रंग लाई। बीजेपी ने उनके इस बयान को 2014 के पूरे इलेक्शन में इतना भुनाया कि आखिरकार मोदी जी सारे ओपिनियन पोल को झूठा साबित करते हुए देश के प्रधानमंत्री बन गए। अय्यर जी की इस मेहनत से खुश होकर बीजेपी ने उनका पैकेज बढ़ा दिया। अय्यर को कहा गया कि अगर वो ऐसे ही बयान बेसिर पैर के स्टेटमेंट देते रहेंगे तो जल्दी उनका पैसा डबल कर दिया जाएगा। उसके बाद 3 साल और बीते, साल 2017 आ गया। इस बार गुजरात चुनाव की बारी थी। हार्दिक पटेल, जिग्नेश मेवानी समेत कई युवा नेता बीजेपी के खिलाफ माहौल बना रहे थे। मोदी के बाद बने गुजरात के सीएम धाक नहीं जमा पा रहे थे। जीएसटी को लेकर हुए आंदोलन के बाद भी हवा बीजेपी के खिलाफ थी। बहुत सारे लोगों को लग रहा था कि 20 सालों से चला आ रहा बीजेपी का जीत का सिलसिला टूट जाएगा, मगर तभी बीजेपी के स्टार प्रचारक मनी शंकर अय्यर आगे आते हैं और अपने सिर्फ एक बयान से सारा पासा पलट कर मजे ही मजे। ये देखिए कि ये आदमी बहुत नीच किस्म का आदमी है, इसमें कोई सभ्यता नहीं है। और यही मनी शंकर अय्यर 2024 इलेक्शन आने के बाद एक बार फिर से एक्टिव हो गए हैं। इसी साल फरवरी महीने में वो पाकिस्तान जाकर फिर से मोदी की उन्होंने बुराई करी। पाकिस्तान को दुनिया का सबसे अच्छा देश बता दिया। ये कहा कि भारत तो हिंदू राष्ट्र बनना चाहता है और यहाँ तक बोल दिया कि भारत की ढिठाई की वजह से इंडिया पाकिस्तान के रिश्ते नहीं सुधर रहे। और जैसा कि मैंने कहा, बीजेपी के अंडर कवर एजेंट की तरह काम करने वाले फनी शंकर जी अकेले नहीं है। सच तो ये है कि इस वक्त इतने कांग्रेस नेता कांग्रेस में रहकर बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं कि खुद बीजेपी के प्रवक्ता को जॉब इनसिक्योरिटी होने लगी। हालत ये है कि जब मनी शंकर अय्यर, सैम पित्रोड़ा और अधीर रंजन जैसे कुछ नेता बोलते हैं तो बीजेपी प्रवक्ताओं के मुंह से यही निकलता है, क्या मैं क्या करूं, फिर जॉब छोड़ दूं? प्रोग्राम के शुरू में हमने सैम पित्रोड़ा साहब की बात करी थी कि कैसे वो भी अमेरिका में रहकर कई सालों से बीजेपी के कर्मठ कार्यकर्ता की भूमिका निभा रहे हैं। सच तो ये है कि जब भी बीजेपी के टॉप परफॉर्मर्स की बात होती है तो लोग सुधांशु त्रिवेदी या राहुल गांधी का जिक्र करते हैं, लेकिन मुझे जेन्युइनली लगता है कि सैम पित्रोड़ा साहब को अपने बयानों के लिए वो क्रेडिट नहीं मिल पाया जो एक्चुअली में वो डिजर्व करते। आपको याद होगा पिछले साल जब पूरा देश राम मंदिर की खुमारी में डूबा हुआ था तो यही पित्रोड़ा जी थे जिन्होंने कहा था कि राम मंदिर बनने से क्या होगा, उससे क्या लोगों को नौकरी मिल जाएगी। ये बयान देते वक्त पित्रोड़ा जी ने ख्याल रखा कि राहुल गांधी भी मंच पर हो ताकि उन्हें भी सरेआम शर्मिंदा होना पड़े। ये सैम पित्रोड़ा ही थे जो 2019 के इलेक्शन के वक्त भी एक ऐसा ऊटपटांग बयान देकर बीजेपी की फ्रीलांसर्स की लिस्ट में नंबर 1 पर आ गए थे। जब देश बालाकोट में सर्जिकल स्ट्राइक का जश्न मना रहा था तब उन्होंने सेना से हमले के सबूत मांगे और जब इनसे 84 के दंगों पर सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा हुआ तो हुआ, अब क्या है 84 का, 84 में हुआ तो हुआ। और तो और जो पित्रोदा जी आज विरासत टैक्स की बात बोलकर अमीरों से उनकी आधी प्रॉपर्टी छीनने की बात कर रहे हैं, इन्होंने 2019 में कहा था कि कांग्रेस गरीबों में पैसे बांट सके इसके लिए मिडिल क्लास लोगों को बड़ा दिल दिखाते हुए और टैक्स देने के लिए तैयार रहना चाहिए। और ये सारे बयान स्कैम पित्रोदा जी सैम पित्रोदा जी ने 2019 इलेक्शन में एक के बाद एक दी। मतलब अभी कांग्रेस पार्टी उनके एक बयान पर सफाई देकर हटी नहीं होती है कि वो दूसरा बयान छोड़कर पार्टी के प्रवक्ताओं को फिर से काम पे लगा देते। कुल मिलाकर स्कैम पित्रोदा जी ने अपने बयानों से बीजेपी को जिताने में इतना बड़ा रोल निभाया था कि कुछ लोगों को शक होने लगा था कि बीजेपी मोदी जी की जगह कहीं सैम पित्रोदा को ही प्रधानमंत्री न बने। लेकिन एक सच्चे कार्यकर्ता की तरह उन्होंने ये पद लेने से क्या कर दिया था केजरीवाल जी? उन्होंने लगभग बीजेपी के स्टार प्रचारकों का जिक्र हो और हम दिग्विजय सिंह को भूल जाएं, माता रानी हमें कभी माफ नहीं करेगी। दिग्गी राजा ने अपने बयानों से हमेशा इस बात का ख्याल रखा है कि राष्ट्रवाद और हिंदुत्व से जुड़े जितने मामले हैं उस पर बीजेपी के पक्ष में कैसे हवा बनाई जा सके। अच्छा, वरना ऐसे कैसे हो सकता है कि देश की प्रमुख राजनीतिक पार्टी का इतना बड़ा नेता भारत के कश्मीर को इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर कह जाए, हिंदू आतंकवाद को देश के लिए सबसे बड़ा खतरा बता जाए और ओसामा और हाफिज सईद जैसे लोगों को जी और साहब कह जाए। पहले हम लोग अगर विश्वास पैदा करना है कश्मीर में, चाहे
इंडिया ऑक्युपाइड कश्मीर हो। रुको जरा, सबर करो। हमारा सनातन धर्म है, हम हिंदुत्व को धर्म नहीं मानते। और ये वही दिग्गी राजा थे जिन्होंने 26/11 के मुंबई अटैक को भी आरएसएस की साजिश बता दिया था। ये दिग्गी बाबू ही थे जो अपनी पार्टी की नेता मीनाक्षी नटराजन को टंचमाल बता चुके थे। ये दिग्गी राजा ही थे जो हर चीज के पीछे आरएसएस का हाथ देखते थे। किसी ने तो यहां तक कह दिया कि दिग्गी राजा का बस चले तो वो ये भी कह दें कि कांग्रेस के झंडे में जो हाथ है वो भी आरएसएस का ही हाथ है। क्या बात है सर, क्या बात है सर। सच में जब मैं सुनता हूं तो मुझे शक होता है कि बीजेपी के खिलाफ उल्टा सीधा बयान देने पर कांग्रेस नेताओं को जो गाली पड़ती है उससे बाकी के कांग्रेसी नेता काफी जेलस फील करते हैं। उन्हें बर्दाश्त ही नहीं होता कि कोई आदमी सिर्फ एक बेवकूफाना बयान देकर इतना लाइमलाइट पा रहा है। तभी तो आप देखिए पूरी की पूरी कांग्रेस पार्टी वक्त वक्त पर मोदी के खिलाफ ऐसे पर्सनल अटैक करती है कि सारा प्रचार मुद्दों से हटकर मोदी पर आ जाता है, और यही बीजेपी चाहती भी है। मोदी का फुल फॉर्म है एम फॉर मसूद, ओ फॉर ओसामा, डी फॉर दाऊद और आई फॉर ISI। आपको नहीं लगता जितना टाइम खेड़ा साहब ने मोदी का ये एब्रिविएशन सोचने में लगाया होगा, इतनी देर में तो वो पानी में साइकिल चलाकर 5000 मेगावाट बिजली बना सकते अपने हाथ से माउंट एवरेस्ट तक 4 लेन हाईवे खड़ा कर सकते थे। और ऐसा नहीं है कि गाली देने का ये कंपटीशन कोई B या C ग्रेड के नेताओं में। कांग्रेस के उच्च श्रेणी के नेता क्या कह चुके हैं वो भी आप सुन के चले जाइए, सुनिए। देश ने कभी अहंकार और घमंड को माफ नहीं किया है। ऐसा अहंकार दुर्योधन में भी था। मत ನೀವೇನಾದರೂ ತಪ್ಪು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರಿ, ಮೋದಿ ಅಂದ್ರೆ ಈ ವಿಷದ ಹಾವಿದ್ದಂಗೆ. ನೀವಂದ್ರೆ ಇದು ವಿಷ ಅದ ಇಲ್ಲ ನೋಡೋಣ, ಸ್ವಲ್ಪ ನೆಕ್ ನೋಡೋಣ ನೆಕ್ಕಕ್ಕೆ ಹೋಗಿರಿ. गुजरात की सरकार चलाने वाले झूठे बेईमानी और मौत के सौदागर। क्या ही बोलूं यार मैं, ऐसा लग रहा है कि 90 के दशक में आए मिथुन की फिल्मों के लिए सड़क छाप डायलॉग लिखने वाले आदमी को कांग्रेस ने अपने यहाँ स्क्रिप्ट राइटर रखवा दिया। मौत का सौदागर और जहरीला सांप जैसे डायलॉग तो अब एकता कपूर के सीरियल में भी आना बंद हो चुके हैं, मगर कांग्रेसी अब भी नहीं मान रहे। और जैसा कि मैंने कहा कि खुद कांग्रेस के अंदर मोदी को गाली देने का कंपटीशन इतना इंटेंस है कि कुछ नेताओं को पता ही नहीं चलता कि बोलना क्या है। तभी तो आप देखिए सलमान खुर्शीद जैसे उन्हें नपुंसक, अधीर रंजन चौधरी जैसे उन्हें गंदी नाली का कीड़ा, और सुरजेवाला जैसे उन्हें ये तक बोल चुके। मोदी जी मोहम्मद बिन तुगलक की तरह व्यवहार करते हैं। एक बात कांग्रेस के नेताओं को इतने सालों में समझ में नहीं आई कि बीजेपी हमेशा चाहती है कि चुनाव के वक्त सारी लड़ाई मोदी वर्सेस राहुल गांधी पर आकर सिमट जाए। बीजेपी उकसाती भी है कि कांग्रेस के नेता मोदी के खिलाफ बयान दें, और कांग्रेसी भी इतने मासूम है कि हर बार उकसावे में आकर उल्टा सीधा बोल जाते हैं। फिर सैम पित्रोड़ा और मणिशंकर अय्यर जैसे नेता जैसे कुछ उल्टा सीधा बोलते हैं तो आपकी सारी एनर्जी उनके बयान से खुद को डिफेंड करने में चली जाती है। और जिस वक्त भी आप खुद को डिफेंड कर रहे होते हैं आप कम से कम तब तो अटैक नहीं कर पाते, और यही कांग्रेस के साथ पिछले 10 सालों से हो रहा है। उनका फोकस मुद्दों पर कम और मोदी पर पर्सनल अटैक करने में ज्यादा है। उनके कुछ नेताओं को लगता है कि एक सेक्शन को खुश करने के लिए वो कश्मीर, पाकिस्तान और हिंदुत्व पर कुछ भी बोल दें तो चल जाएगा, बाद में यही बयान उनको भारी पड़ता है। इसलिए बहुत सारे एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि क्या बोलना है इससे पहले कांग्रेस के नेताओं को यह समझ लेना चाहिए कि क्या नहीं बोलना है, और अगर वो ये समझ जाएं तो उनकी आधी प्रॉब्लम वो हो जाएगी। क्या हो जाएगी राहुल जी? खत्म, बाय बाय, टाटा। मगर जो बयान हमने आपको ऊपर सुनाए हैं उससे तो यही लगता है कि कांग्रेस के ज्यादातर नेताओं को पता ही नहीं है कि क्या नहीं बोलना है। बाकी आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है कमेंट करके बताएं। वीडियो अच्छी लगी ही होगी, इसे शेयर करें और भी लोगों तक पहुंचाएं, फैलाएं, चैनल सब्सक्राइब करके जाएं और डिस्क्रिप्शन में आप फैला दो वीडियो को। और ये बहुत बढ़िया बोला। इसे क्या होता है कि जब आप राजनीति करते हो, कुछ करते हो, जैसे अब हम वीडियोस में अगर अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करते हैं तो हम बदतमीज, अब मान लो एग्जांपल है, कोई लीडर है, राहुल गांधी है, मोदी जी है, हर एक चीज है, तो अब मैं गंदी नाली का कीड़ा बोलूंगा किसी मंत्री को या किसी को, बड़ी जल्दी पुलिस आएगी, बड़ी जल्दी वो कार्रवाई भी करेंगे अपने अपने राज्य के लोग। तो फिर बहुत सारे यूट्यूबर फिर उछल की बात है, डिक्टेटरशिप चल रही है इंडिया के अंदर, बहुत सारे ये नेता लोग भी हैं, डेमोक्रेसी बचानी है, अरविंद केजरीवाल कितनी जल्दी, भाई खुले आम तुम एक जो प्राइम मिनिस्टर है देश का, उसके बारे में तुम ऐसी ऐसी बातें कर जाते हो और डिक्टेटरशिप भी कर देते हो। मुझे लगता है कि जो लोग इनके बहकावे में आए हुए डिक्टेटरशिप में वो वही हैं जिनको बस वो मसाला चाहिए था पिक्चर में। ओ सलमान खान कूद गया हेलीकॉप्टर से, तूने देखा सलमान खान कूद गया था, क्या भाई सब क्या स्टंट कर रहा है, वो पिक्चरों में अच्छा लगता है भैया, ठीक है। तो ये गंदी नाले के कीड़े, ये मौत का सौदागर, ये पिक्चर में डायलॉग ठीक लगेंगे। रियल लाइफ में ना आपको प्रैक्टिकली ग्राउंड लेवल बात करनी होती है, वरना ऐसी बातें मैं भी करूंगा तो डिक्टेटरशिप वैसे हो ना हो, किसी राज्य की पुलिस आके मेरे को थोड़ी जरूर मेरे को डिक्टेटरशिप बोलेगी, ये तरीका नहीं होता बात करने का। उनसे पहले क्या यूट्यूब भी मेरे को येलो डॉलर देके बोल देगा वीडियो के ऊपर कि भैया आपकी वीडियो में यहाँ पर आपने फॉल्स लैंग्वेज यूज करी थी, आपको इस तरीके से बात नहीं करनी। ये तो धड़ल्ले से ये फुल कॉन्फिडेंस में, अरे धर्म के ऊपर बोल जाते हैं इंडिया में, अगर आप धर्म या किसी चीज के ऊपर वैसे बोल दो तो आपको पुलिस ले जाती है उठा के, अगर आपने अभद्र भाषा का उपयोग किया है तो कुछ तो वो चीज होती है। देश में रहकर देश के हिस्से को कहते हैं इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर,
भाई साहब रिस्पेक्ट है। और जी वो उसको वो कौन है, वो उसकी शक्ल देख के मेरे को ऐसा मन करता है मेरे सामने ईंट मारूं उसके। वो अरे वो मसूद क्या है उसका नाम, वो जो उसमें सईद मसूद शायद से, वो जिसके जी करके जी रिस्पेक्ट। ओहो, और पाकिस्तान से दोस्ती का बात, क्या बात है भैया। दोस्ती यारी तब होती है जब एक दूसरा भी विलिंगली करना चाहे, विलिंगली दूसरा भी बोले देखो हमने इतने इतने ठिकाने थे। जो ये कहता है यार ओसामा बिन लादेन यहाँ साइड में था, ऐसे कहते हैं, हम नहीं देख रहे। नहीं, उसके पास मतलब अगर वो आतंकवाद का इतना बड़ा वो है तो उसे तो घर बुला के चाय पिलाते हैं लोग कि आपके पास तो बहुत सारी वो है, आप चाय पी के जाओ हमारे घर। सेंसलेस, बेसलेस और अफवाह फैला के डिक्टेटरशिप का माहौल क्रिएट कर देना पिछले इलेक्शन से लेकर अब तक। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं वो कहते हैं ना पिक्चर आने से पहले वो हाइप बना देते हैं कि भैया उस पिक्चर में तो ये भी हो सकता है, उस पिक्चर में ये तो एक हवा बनाया हुआ है। रियल डिक्टेटरशिप होती है ना तो ये भाषण आ नहीं रहते, खौफ का डर का माहौल होता है लोगों में कि गंदी नाले कीड़ा बोल दूं या ये बोल दूं वो बोल। चलो मौत का सौदागर तो पुराना हो गया, लेकिन आज भी हम इतने अभद्र भाषा देखते हैं हम कई लोग के। अरे यार यहाँ तो डिबेट में बैठे बैठे लोग एक दूसरे को इतना गंदा बोल जाते हैं। अपना पॉइंट ऑफ व्यू आप शेयर कर सकते हो। मिलते हैं वीडियो के साथ, बाय बाय, टेक केयर।